नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दिया है और इस पर काम भी बहुत तेजी से अब चल चुका है। यह भी कहा दिया गया है आयोग को कि 18 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपना है और उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किस तरह से वेतन बढ़ाया वगैरह जा सकता है। और इसके अंतर्गत कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनको भी इस बात की उम्मीद है कि उनके भी पेंशन में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। अब यही बात यहां पर करने वाले हैं, तो जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, खास करके जो पेंशनर्स हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग भी, जिनको भी लगता हो कि 8वें वेतन आयोग का लाभ उनको मिल सकता है, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तमाम चीजों को लेकर के हम इसमें चर्चा करेंगे। और यहां पर कहा गया है कि ये जो 69 लाख पेंशनर्स हैं, इन पर एक शंका आ गया है कि क्या इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। और इन सब चीजों को लेकर के कर्मचारी संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है। क्या क्या बातें हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे पर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें तो साथियों, फाउंडेशन का मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेगमेंट होता है। और यहां पर तमाम कोर्स के विषय में आपको बताया गया है। लाइव ऑनलाइन माध्यम से आपको यहां पर मिल जाएगा। मोर देन 60% आपके लिए ऑफ है। ईएमआई की सुविधा भी है, यानी कि ये जो छूट मिल रहा है ना, इस पर आपको ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी, तो और अच्छा हो गया। और यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, इस पर संपर्क करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो बातें की गई 8 पे कमीशन को लेकर के, जरा उसको समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेज यानी कि टीओआर जो है, इसको मंजूरी दे दी। टीम संरचना इसमें कर दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था कि यह एक 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेगी। इसका उद्देश्य क्या था? इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और विभिन्न सेवाओं से जुड़े पे स्ट्रक्चर का मूल्यांकन करना और यह देखना कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता था, और इन सब चीजों को लेकर के सरकार को एक जानकारी देना, एक रिपोर्ट देना, जिसके लिए 18 महीने का समय दिया गया। अब यहां पर चलते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या शामिल है। देखिए, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया केंद्र सरकार ने, उसमें बताया गया कि अधिसूचना में उन कर्मचारियों की श्रेणियां जिनकी सैलरी और भत्ते की समीक्षा होगी कुछ इस प्रकार है। कौन कौन? ध्यान से समझिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी, अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ध्यान रखिएगा, आगे चल करके केंद्र सरकार जब 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी, तमाम राज्य सरकारें भी अपने अनुसार उसको लागू करते हुए नजर आएगी। इसलिए आपके लिए भी यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण है जो राज्य सरकार के कर्मचारी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल, चाहे दोनों ही क्षेत्र में आने वाले हो, ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े हुए कर्मचारी जैसे कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और फॉरेस्ट सर्विस वाले जो होते हैं, ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं भारत में, आप जानते हैं। डिफेंस फोर्सेस से जो जुड़े हुए कर्मचारी होते हैं वो भी केंद्र सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर जो है ये महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कौन? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के जो कर्मचारी होंगे वो भी केंद्र के होते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो भी केंद्र के। आरबीआई को छोड़ के संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य भी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी, हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी सैलरी यूटीज द्वारा वहन की जाती है। इसके अलावा संघ केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के जो न्यायिक अधिकारी होंगे, इन सब पर यह लागू होता हुआ नजर आएगा, जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अब कुछ बातें यहां से समझिए। तो जो चीजें बताया गया कि आयोग बना दिया गया, कहा गया मेंबर हो गए, अध्यक्ष बना दिया गया, अब आप काम शुरू कर दीजिए, 18 महीने में रिपोर्ट दीजिए। लेकिन इस बीच में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि जो लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या पेंशनर्स जिन्हें कह सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में उसका कहीं उल्लेख नहीं दिखता है। अब इसको लेकर के पेंशन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी चिंता निश्चित तौर पर बढ़ी है। मीडिया और यूनियन रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा गया है कि लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर रखा जा सकता है। यह तादाद जो है, ध्यान रखिए, यह 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स का है। ठीक है, इसका अर्थ है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उन्हें पेंशन या अन्य भत्तों में जो भी संशोधन की बात की जाएगी, जो भी नया संशोधन लाया जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। यह अभी जान पड़ता है, शंका है। केंद्र की स्थिति में समझिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है,
इस बात को लेकर के कोई स्पष्ट उल्लेख उसमें नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मैंने आपको चर्चा किया, मुख्य रूप से सक्रिय कर्मचारी की समीक्षा का ही संकेत मिलता है अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए तो। इन्हीं सब चीजों को लेकर के अब कई तरह के जो संगठन हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखते हैं और कुछ बातों पर जो है ध्यान खींचते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि वेतन आयोग लागू होने से पहले सेवानिवृत्त या होने वाले, जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, उनको आयोग से बाहर रखना गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा, 3 दशक या उससे अधिक समय तक देश की सेवा करने वाली पेंशनर्स को लाभ से वंचित अगर आप रखते हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी है, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ सही से फिर नहीं मिल पाएगा। पेंशन रिवीजन पेंशनर्स का मूल अधिकार है और इसे लागू करने से रोकना एक अनुचित कार्रवाई होगी, यह फेडरेशन के द्वारा कहा गया। फेडरेशन ने कुछ और तर्क दिया और यह तर्क जो है 7वें वेतन आयोग को लेकर के कहा गया कि देखिए, जब 7वें वेतन आयोग में पेंशन में संशोधन किया गया था तो फिर 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन का प्रावधान क्यों हटा दिया गया। इसीलिए रिटायर्ड कर्मचारियों की नाराजगी स्वाभाविक है, यह फेडरेशन ने तर्क दिया है फिलहाल। अब यह देखना होगा कि आगे किस तरह की बातें जो है इन सब चीजों को लेकर के की जाएगी। देखिए, आगे की प्रक्रिया क्या हो सकता है समझना है। प्रभाव, रिपोर्ट तैयार होने के बाद तय होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर का पे स्ट्रक्चर कैसा होगा और इस सब चीज के लिए जो है 18 महीने का समय है। हालांकि मिड में भी हो सकता है 7-8 महीने में भी एक समीक्षा रिपोर्ट आ सकता है, इसका संकेत जो है गवर्नमेंट ने दिया है। सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी फिर ये तभी पता चल पाएगा और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं। टर्म ऑफ रेफरेंस की जो बात की जा रही है, जिसमें अभी लग रहा है कि शायद इन्हें लाभ ना मिले, ये बहुत हद तक क्लियर इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है। क्या क्या संभावना दिखाई जा रही है, फिलहाल यह साफ नहीं है कि रिटायर्ड कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देना है। नई सैलरी और पेंशन की दरें जो है 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की बात की गई है, यानी रिपोर्ट आने और नई दरें लागू होने के बीच जितने महीने का गैप रहेगा उसका क्या मिल जाएगा, एरियर आपको मिल जाएगा, वो पैसा आ जाएगा। अब वेतन आयोग को लेकर के जरा चर्चा करते हैं। पहला से देखिए, 7 तक तो लागू हो चुका है, 8वां पर अब काम चल रहा है और ये कब लागू होता है तो पहला 47 में आजादी के ठीक बाद, उसके बाद देखेंगे दूसरा 59 में, 73 में तीसरा और 1986 में चौथा, 5वां 1996 में। तकरीबन देखेंगे तो हर 10 साल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 2006 में, फिर 2016 और फिर 2026 और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2036 में 9th पे कमीशन जो है हम लोग उसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर के मैंने कहा कि हर 10 साल में यह स्थिति देखने को मिलता है। वेतन आयोग के विषय में समझिए, वेतन आयोग क्या है, एक तरह से संवैधानिक निकाय है जिसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार बनाया करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सही से परखना, समय के साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उससे तालमेल बिठाना या देखना कि महंगाई आर्थिक स्थिति का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेतन या पेंशन की सिफारिश करना। भारत में पहले वेतन आयोग जो है 1946 में ही बनाई गई और अब तक देखेंगे 7 आयोग पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में 8वां आयोग जो है वो गठित किया गया है, जिसकी बात हम लोगों ने यहां पर किया है। महत्व क्या है इसके अंतर्गत कि सरकारी कर्मचारियों की जीवन यापन क्षमता बढ़ाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा देना, सरकारी बजट और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करना। ऐसा ना हो जाए कि राजकोषीय घाटा का शिकार बन जाए अधिक, क्योंकि राजकोषीय घाटा में तो सरकार है ही, लेकिन और ज्यादा ना हो जाए तो राजकोष पर भी ज्यादा प्रभाव ना पड़े, बजट का सेहत भी सही रहे और लोगों पर भी महंगाई की मार ना पड़े। इन सब चीजों के बीच संतुलन बिठाने की काम की गई है। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, इसको लेकर के अब बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा इन सब चीजों को लेकर के जारी नहीं किया है, लेकिन हमारे पास 7 वेतन आयोग पहले से हैं। उनके ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो यह समझा जा सकता है कि सैलरी और पेंशन में करीब, सैलरी में देखा जाए तो 30% तक की वृद्धि हो सकती है और पेंशन अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर 30 से 34% के आसपास जो देखा जाएगा ये वेरी कर सकता है।
अब अंत में एक प्रश्न आपके लिए, 8वें वेतन आयोग की नई शैली और पेंशन कब से लागू होगी? क्योंकि ये बात तो बता दिया गया, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि किस तरह से गैप होता है, तो एरियर कब से दिया जाएगा, वही चीजें यहां पर आपसे पूछा गया है। जो जवाब हो 4 में से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही आप ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि 8वें वेतन आयोग के द्वारा 18 महीने बाद जो रिपोर्ट आनी चाहिए, उस रिपोर्ट में 69 लाख केंद्रीय जो कर्मचारी हैं रहे थे और वो पेंशनर्स अब हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? या आपको लगता है कि पेंशनर्स को अगर ये लाभ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकारी बजट पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? आप अपने जो विचार हैं तर्क के साथ रख सकते हैं। अंत में मैं आपको इस ऑफर के साथ छोड़ जाता हूं, यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, आप कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।